धमतरी से आज हम इस विकास की संभावनाओं का धमतरी और धनहा धमतरी जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामगोपाल अग्रवाल जी इस धमतरी के बारे में बताना चाहेंगे, क्या परिकल्पना थी और क्या परिकल्पना ये 3.5 साल में आपको साकार होती नजर आ रही है? तो धमतरी हमेशा धर्म के कामों में लगे रहे धमतरी के लोग, इसलिए इसका नाम धर्मतरी था। जहां तक धनहा धमतरी है तो आज मैं पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी को याद करना चाहूंगा कि धनहा धमतरी के पीछे उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। गंगरेल बांध होने के कारण यहाँ किसान लोग 2 फसल 3 फसल ले पा रहे हैं और धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में, मैं सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, पर छत्तीसगढ़ के अंदर अगर बाउल ऑफ पैडी बोलेंगे तो वो है धमतरी। और यहाँ सर्वाधिक राइस मिलें, लगभग 150 के आसपास राइस मिले हैं और जिले में मिला के कम से कम 250 की राइस मिले होंगी। और धमतरी के मिलर्स ने हमेशा शासन की नीतियों के तहत काम किया है। कई सालों से, पिछली सरकार 15 साल रही तो मिलर्स की कमर टूट चुकी थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पर यहां की आर्थिक की बुनियाद राइस मिल इंडस्ट्री से रखी जाती है। एक किसान है और एक राइस मिल। किसान, मिलर्स और उपभोक्ता का चोली दामन का साथ है। इसलिए राइस मिलर्स एक व्यापारी होते हुए लोगों की भावना थी कि राइस मिलर्स ये करते हैं वो करते हैं। अगर राइस मिलर्स, किसान खुशहाल है तो राइस मिलर्स अगर वो भी खुशहाल है तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का आर्थिक जो फाइनेंशियल फ्लो है वो बरकरार सही ढंग से चलेगा। विषम परिस्थितियों में भी यहाँ के मिलर्स ने शासन की योजनाओं के तहत में कस्टम मिलिंग का कार्य किया। मैं चाहता, जहां तक मुझे जानकारी है कि धमतरी में जो उपार्जित धान की मिलिंग करने के पश्चात जो जिले के मिलर्स मिलिंग नहीं करते थे, उन जिलों से भी, चाहे वो कांकेर हो, महासमुंद हो, गरियाबंद हो, राजनांदगांव हो, वहां की पैडी को बुला के शासन का काम को संपादित करते रहे। क्या आने वाले समय में क्या बेहतर प्लान्स होंगे धमतरी के लिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब धमतरी मिनी गोवा के नाम से भी जाने लगा है, तो क्या महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी पर्यटन के क्षेत्र में जिसमें धमतरी आगे बढ़ सकता है? सबसे पहले मैं सिहावा का जिक्र करूंगा। महानदी का उद्गम स्थान श्रृंगेरी पर्वत से होकर आता है और जहां तक कोटेश्वर धाम की बात है तो मैं बीच में एक बार मुझे जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मौका मिला। बड़ी अद्भुत जगह है वो, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। जो नहीं गए हैं सबको जाना चाहिए। और साक्षात शिव भगवान वहाँ विराजे हुए हैं। वहाँ का वातावरण, वहाँ के पेड़ पौधे लताएं अपने आप में सब जागृत हैं। ये कोटेश्वर धाम की महिमा है और निश्चित तौर पर इसकी महिमा धमतरी छत्तीसगढ़ से भी बाहर जा चुकी है। और शायद आपको पता नहीं होगा, एक जबर्रा गांव है दुगली के पास, वहाँ पर्यटक केंद्र बने हुए हैं, जो भी वहाँ रहने की व्यवस्था। तो यहाँ धमतरी जिले के अंदर में फॉरेनर टूरिस्ट भी आके जा चुके हैं। कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और करीब करीब वो संख्या 750 के आसपास है। तो पर्यटन की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। गंगरेल को जिस ढंग से विकसित किया जा रहा है, वहाँ मोटल बन गए, टूरिज्म के मोटल बन गए, वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं और गंगरेल का एक नज़ारा अपने आप में बड़ा अलौकिक है। रह गया उसमें आगे भी योजनाएं हैं, उसमें आइलैंड भी हैं। मैं उसी पर आना चाह रहा था कलो साहब। मैं लोगों से बातचीत मैंने की तो सबका यही कहना है कि अब डेस्टिनेशन वेडिंग का काफी महत्व बढ़ता जा रहा है। अगर वो आइलैंड को विकसित कर दिया जाए शायद आने वाले समय में। निश्चित तौर पर हम लोगों की सोच है, यह पिछले मध्य प्रदेश के समय भी मैंने इस चीज को सोचा था, उसकी फाइल भी मूव हुई थी पर वो उसमें मैं सफल नहीं हो पाया था। डैम के बीच में 4 या 5 आइलैंड है, जिसमें एक सबसे बड़ा है। उस आइलैंड में कोई भी बड़े ग्रुप को लाकर वहां पर्यटक केंद्र बनाया जाए। वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ वाटर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, चाहे नौका विहार की प्रतियोगिताएं हो, यह वहां चालू करने से निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के युवाओं को लाभ मिलेगा। अग्रवाल साहब, छत्तीसगढ़ में इन 22 सालों का अगर इतिहास हम देखें तो 18 साल तकरीबन जो है, शुरू के 3 साल आपके पास रहे हैं, फिर उसके बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी के पास रहे हैं।
लेकिन इस सरकार और उस सरकार में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आम आदमी तक डायरेक्ट जैसे कैश बेनिफिट आप ट्रांसफर पहुंचा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसान, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी निश्चित तौर पर शहर मजबूत होगा, शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ कृषि मजदूर न्याय योजना और छत्तीसगढ़ भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये दो महत्वपूर्ण वो योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। धमतरी जिले में इस योजना के बारे में अब तक क्या काम हो पाया उसके बारे में बताएंगे। चावल अगर नहीं खरीदते तो हमारे प्रदेश की क्या स्थिति होती, तो उसमें धमकी भी मिली, कई चीजों के अड़ंगे भी हुए। इस मंच से कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। सीएम साहब ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक ऐसी योजना लाई जिसका नाम दिया राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें 9,000 रुपए प्रति एकड़ का किसानों को सीधा उनके खातों में अंतरण हुआ। वह अंतरण किसानों को सीधे मिलने से 4 किस्तों में दिया गया, अर्थव्यवस्था को बैलेंस करते हुए। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हमने अपना वादा पूरा किया। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि देखिए राजनीति हो, चाहे हमारी विचारधारा हो, चाहे संस्कृति हो, भगवान श्री राम का अलग ही महत्व है सभी जगह। भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं और हमसे बड़े हिंदू तो वो नहीं है। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा हम लोग कर्म से हिंदू हैं, उनका राम सिर्फ वोट के लिए है और नोट के लिए है। चंदा भी खूब किए और सरकारें भी बनाए। हम लोगों ने राम को की मार्केटिंग नहीं की, हम लोगों ने राम को पूजा है, उन लोगों ने मार्केटिंग की। बेसिक फर्क। राम छत्तीसगढ़ के भांजे के स्वरूप में जाने जाते हैं। माता कौशल्या का यहीं का है कौशल क्षेत्र। माता कौशल्या के मंदिर को विकसित कैसे किया वो आपने भी देखा होगा। वो अपने आप में एक आज एक पर्यटक स्थल है छत्तीसगढ़ का, और हिंदुस्तान का पहला माता कौशल्या का मंदिर है। और भूपेश बघेल जी ने देखा कि रामचंद्र जी के वनवास का बहुत सर्वाधिक काल छत्तीसगढ़ से गुजरने में बीता है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में, बिहड़ में, दंडकारण्य में भगवान राम ने अपना समय, सर्वाधिक समय व्यतीत किया। तो रामचंद्र जी जिस रास्ते से गए थे वन गमन, तो पहला प्रोजेक्ट उन्होंने लिया राम वन गमन पथ। तो उसमें राम को हम छोड़ते नहीं जो आप कह रहे हैं। राम हमारे साथ है। हमने राम की मार्केटिंग नहीं की है, उन्होंने मार्केटिंग की, इतना ही फर्क है। हम लोग आगे भगवान राम की हो चाहे गौ माता की हो, आज वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सभी वर्गों के साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। पर ऐसा नहीं कि हम लोग अपने आराध्य को नहीं मानते। छत्तीसगढ़ की परंपरा, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो कहीं खो सी गई थी, अब छत्तीसगढ़िया ये कहता है कि छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, मेरे छत्तीसगढ़ की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ियों की सरकार आई है। संबल प्रदान करता है अंदर से कि जो हमने शुरुआत की थी आज उसका प्रतिसाद दिख रहा है। उस क्षेत्र की जनता से तभी आप जुड़ पाओगे जब उसकी संस्कृति के साथ आप चलेंगे, उनकी परंपराओं का पालन करेंगे, उसकी संस्कृति को विकसित करेंगे। भूपेश बघेल जी ने वही किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो विलोपित हो चुकी थी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 18 सालों के अंदर में, चाहे वो गेड़ी चढ़ना हो, चाहे हरेली का त्योहार हो, चाहे बच्चों को गांव गांव में फुगड़ी का प्रतियोगिता कराकर शुरुआत थी। वो रोका छेका का मतलब ये था कि जो घूमते हुए पशु, आवारा पशु नहीं कहूंगा मैं उनको, जो खेतों में घुसते थे उनको रोककर गोठानों में उनको स्थान दिया जाए। गोठान को विकसित करने के पीछे मनसा वहां कोई गौशाला खोलने की नहीं थी, उसकी मनसा गाय की सेवा करने की थी। गोबर हम लोग 2 रुपए किलो खरीद रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पहला राज्य है। और निश्चित तौर पर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है इसमें एक अच्छी बढ़ोतरी भी हो जाए। दूसरी चीज, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने, वहां के गोठान क्षेत्र के निवासियों ने उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया। अब वर्मी कंपोस्ट के पीछे उनकी धारणा माननीय मुख्यमंत्री जी की यह है, मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि यह स्वरूप सिर्फ उन्हीं के कारण हुआ है। उनके दिमाग की उपस्थिति हम लोग के सोच से बाहर की चीज थी। वर्मी कंपोस्ट यह था कि छत्तीसगढ़ की धरती की उर्वरक क्षमता, वो बोलते भी थे कि धमत्री
तुम्हारा जिला है सर्वाधिक रासायनिक खाद उपयोग करने वाला है। तो जमीनों की हालत यह हो गई, जमीन जर्जर हो चुकी है, उर्वरक क्षमता खत्म हो गई है। हम अपने किसानों को, अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए अगर हम ऑर्गेनिक की ओर बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो बीमारियां हो रही है उस बीमारियों से बचेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट, और आज की डेट में वर्मी कंपोस्ट इसलिए हम लोगों को वरदान हो गया है कि भारत सरकार हम लोगों को यूरिया और रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। हमारी आवश्यकता का 25% ही खाद यहाँ आ रहा है, तो किसानों को मजबूरन वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ रहा है। यह अच्छे काम का एक अच्छी शुरुआत है कि छत्तीसगढ़ के खेत में अगर वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से फसल उगेगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो वरदान साबित होगी। अग्रवाल साहब, जब लोगों का पैसा चिटफंड कंपनियों में जाता था तो लोगों को ये विश्वास होता था कि ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। पिछली पॉलिटिकल पार्टीज के कई नेताओं को उन चिटफंड कंपनियों के मालिकों के साथ फोटो भी सार्वजनिक करते हमने देखा था। इन 3.5 सालों में वो पैसे लोगों की जेब में आ रहे हैं। तो चिटफंड कंपनियों से जो प्रभावित हमारे निवासी थे, उनकी लड़ाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने लड़ी और हमने वादा किया था कि सरकार अगर आती है तो चिटफंड कंपनियों का पैसा हम वापस दिलाएंगे और यहाँ की जनता को छलने वाले के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो हमने करके दिखाया। जैसे जैसे मिल रहे हैं, आप समाचार पत्रों में देखते हैं कि कोई रांची से गिरफ्तार है, कोई हरियाणा से गिरफ्तार है, कोई यूपी से गिरफ्तार है। उनकी खरीदी हुई संपत्तियों को विक्रय करके हितग्राहियों को वापस किया गया है। जो प्रभावित लोग धमतरी जिले में भी हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है और सैकड़ों करोड़ रुपए अभी तक चिटफंड कंपनियों से वसूली कर भूपेश सरकार ने वो पैसा हमारे नागरिकों को वापस किया है। 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो पेसा कानून, जिसको ये बात आ रही कि अगले कैबिनेट में शायद पेसा कानून आ भी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज अग्रवाल साहब, वन अधिकार पट्टा। जो वन अधिकार पट्टा धमतरी में भी काफी डेवलपमेंट का काम हुआ है, काफी वन अधिकार पट्टा लोगों को दिया गया है। इसके विषय में चूंकि ये आदिवासियों के लिए वो महत्वपूर्ण चीज होती है जिसके लिए आदिवासी इंतजार करता है कि उसकी सरकार आए तो कम से कम उस वन अधिकार क्षेत्र में उसको पट्टा तो मिले। इसके बारे में जानकारी देंगे। धमतरी जिले में अगर तीनों का मिला के हम देखें तो 3.5 लाख हेक्टेयर का वन अधिकार पट्टा जिले के अंदर में दिया गया है। वह अपने आप में कीर्तिमान है और प्रदेश में लाखों हेक्टेयर का पट्टा, विशेषकर बस्तर जो वनांचल क्षेत्र है वहां वन अधिकार पट्टा दिया जा रहा है। जो पात्र हैं उनको वन अधिकार पट्टे में सारे कलेक्टर महोदय लोगों को शासन का स्पष्ट निर्देश है कि आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा तत्काल दिया जाए, उनको घुमाया ना जाए और वन अधिकार पट्टा देने में आदिवासी समाज ने भूपेश बघेल जी को सम्मानित और आभार भी व्यक्त किया है। आदिवासियों के विकास की बात है तो सबसे पहला निर्णय था 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ते की खरीदी। 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ते की खरीदी बोलते बनता है, हम लोग 4,000 रुपए बोल रहे हैं। आप 4,000 रुपए की कल्पना करें तो पूरे हिंदुस्तान में ये दर नहीं है। 2,000, 1,800, 2,200 ये है। मतलब मार्केट से भी डबल हमारे वनों में निवास करने वाले आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए इस सरकार ने किया। अग्रवाल साहब, एक ग्राम स्वराज मुझे बहुत अच्छे से आ जाए। जब पिछली सरकार में ग्राम स्वराज हुआ करता था, अब इस सरकार में हो रहा है भेंट मुलाकात। हम में से बहुत लोगों ने जब फोटो खिंचवाने की कोशिश की थी पिछले 15 साल, तो किसी को कोहनी पड़ता था, किसी को कहीं बंदूक वाले कोई सामने आ जाते थे। ये मुख्यमंत्री वो हैं, सरलता के साथ एक बच्ची को गोद में ले लेते हैं, भौरा वहीं चला लेते हैं, बच्चों के साथ खेल भी लेते हैं। ये छवि कितना काम करती है एक आम जनता के मन में कि उनका मुख्यमंत्री है, उनके बीच का मुख्यमंत्री एक किसान है, वो हमारे साथ खड़ा हुआ और हमारी हर विपदा में वो हमारे साथ खड़ा होगा। भूपेश किसान का बेटा है, छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र है। मैंने बहुत मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। मुख्यमंत्री निवास में घुसना अपने आप में एक प्रोजेक्ट हुआ करता था। भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री निवास में आम आदमी सुगमता से प्रवेश पा रहा है। आप भी देखते हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे व्यापारिक संस्थाएं हों, चाहे राजनीतिक संस्थाएं हों। इनके संघ के लोगों ने गोधन न्याय योजना में हमारे धमतरी के भाई भी आरएसएस के लोग गए थे जो भूपेश बघेल जी को सम्मानित किए थे। बहुत सुर्खियां बट रहा था वो कार्यक्रम, बहुत सुर्खियों में रहा था वो कार्यक्रम, वो मामला सुर्खियों में रहा था। दूसरा चीज, प्रदेश की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर पूरा देश मंदी के दौर से गुजर रहा था। छत्तीसगढ़ में कहीं आर्थिक मंदी नहीं थी, बल्कि छत्तीसगढ़ का जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हुआ,
छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में 33% की बढ़ोतरी हुई। आज किसान को जैसा पैसा मिला तो हर आदमी ने जरूरत के मुताबिक चाहे मोटरसाइकिल ली, चाहे उसने अपने परिवार की अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाए, चाहे मोटर पंप लिया, बोर कराया, ट्रैक्टर लिया। तो ट्रैक्टर भी सर्वाधिक बिका है इस पीरियड में। जब कोरोना काल बोलते थे तो ट्रैक्टर की बिक्री है, ट्रैक्टर के डीलर बैठे हुए हैं भाई नीलम चंद्राकर, ये लाल हो गए ट्रैक्टर बेच बेच के, ये स्थिति है। नगर निगम के महापौर मौजूद हैं यहाँ पर विजय देवांगन साहब, हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पर धमतरी के शरद लोहाना साहब, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं महापौर साहब के पास ही चलता हूं। महापौर जी, धमतरी नगर निगम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, 3.5 साल का समय बीत चुका है और मैं ये कहूं कि शहरी इलाकों में नगर निगम का बड़ा रोल होता है। नल जल योजना में काफी काम हुए, बहुत लोगों से मेरी चर्चा हुई। किस तरह से मील का पत्थर मानते हैं 3.5 सालों में जो नगर निगम ने अभी तक काम किए? समस्त नगरवासियों को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं और आपको पहले सुधारता हूं कि हम लोग का कार्यकाल 2.5 साल ही हुआ है। और इन 2.5 सालों में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो काम किया गया है उसको मैं बहुत कम समय में आपको बताता हूं। हम लोगों ने सर्वप्रथम बिना खर्च का जो काम किया हमारे बैठने के बाद, जो आम लोग, आम जनता जो अपने घर में कनेक्शन लगाते हैं और नगर निगम का चक्कर लगाते थे एनओसी लेने के लिए, हम लोगों ने सबसे पहले बैठ के एनओसी प्रथा को समाप्त किया। आज नगर निगम के एनओसी की जरूरत नहीं है उनको घर का कनेक्शन लगाने के लिए। लगभग शहर में 500 बिजली खंभा हमने लगाया, जहां जहां भी खंभे की आवश्यकता है लगभग 5 करोड़ का काम बिजली खंभा लगाकर हमने यहां पे किया है। आपको बताना चाहूंगा कि 30 करोड़ की लागत से एनजीटी योजना के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू है। इस योजना के अंतर्गत शहर की गंदे पानी को ले जाकर वहां मुजगाहन में जो हमारा प्लांट लग रहा है उस प्लांट में उसको साफ कर गांव वालों को दिया जाएगा, जो फसल के उपयोग के लिए काम आएगा। तो यह योजना का काम भी चालू है। एक बहुत बड़ी योजना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में चालू की है, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। इसके अंतर्गत जो 2 मोबाइल वैन हमें प्राप्त हुआ है, ये 2 मोबाइल वैन प्रत्येक वार्डों में जाके लगातार गरीब वर्ग के और मीडियम वर्ग के लोगों का इलाज करती है, दवाई देती है और लगभग बहुत सारे टेस्ट, खून के जो टेस्ट हैं वो तत्काल करती भी है। तो इस योजना के अंतर्गत धमतरी का जो यह योजना है ये पूरे छत्तीसगढ़ में हमने प्रथम आया है। इतना बढ़िया हमारे अधिकारियों ने इसमें काम किया है कि हमको इसका पुरस्कार भी आदरणीय सीएम साहब ने दिया है प्रथम आने के लिए। लोहाना साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। लोहाना साहब, 2018 में ईवीएम की रखवाली आप लोगों ने की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। स्ट्रांग रूम के बाहर चारपाई लेकर बैठे रहते थे आप लोग, रात वहीं गुजरती थी। उसी का परिणाम था कि कांग्रेस को इतना बेहतर मैंडेट 2018 के चुनाव में मिला। सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कोई रोल प्ले करता है तो वो करता है एक पार्टी का कार्यकर्ता, एक पार्टी के जो काम करने वाले, चाहे आप जिला अध्यक्ष हो, लेकिन एक कार्यकर्ता ही वहां तक पहुंचाता है। सरकार की योजनाओं को धमतरी के लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने अभी तक क्या बेहतर काम किया उसके बारे में बताएंगे। हमारी सरकार जितनी भी योजनाएं ला रही है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का हो, सेक्टर स्तर का हो, जोन स्तर का हो या ब्लॉक स्तर का हो, चाहे जिले का पदाधिकारी, लगातार जनता तक उन योजनाओं को लगातार पहुंचाने का काम कर रहा है। और यही कारण है कि सरकार बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए धमतरी जिले में, चाहे नगर पालिका निगम धमतरी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे जनपद का चुनाव हो, हमने सभी में विजय श्री हासिल की है। और उसके बाद जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस ने परचम लहराया है। तो ये हमारे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से लेके जिले स्तर के थे, सभी ने कमर कस के काम किया। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहां पे हैं। और अभी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लगातार सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहा है। और इसमें ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो हम लोग जनता तक पहुंचाने में पीछे हैं। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं
आप आज योजना आती है, 7 दिन तक हर घर में वो योजना पहुंच जाती है। उसमें संगठन के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का योगदान रहता है और इसीलिए हम लोग इस योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाते हैं। सत्ता और संगठन में बात ये होती है शरद जी की, जब सत्ता आती है तो हर आदमी का एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत बढ़ जाता है। उसमें हमारे पास एक ही विधानसभा है। आने वाला जो 2023 का चुनाव, हम लोगों ने तो कमर कस ली है कि तीनों विधानसभा भूपेश भैया की गोद में डालेंगे। रामगोपाल भैया लेकिन अपनी स्थिति क्लियर नहीं कर रहे हैं अभी भी ना। राम गोपाल भैया हमारे आदरणीय हैं और धमतरी विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं की ये उम्मीद है कि आने वाला विधानसभा हम लोग राम गोपाल भैया को ही लड़वाएं। अब उनकी हामी का इंतजार है। भूपेश भैया से निवेदन भी करेंगे कि हमारे अगले विधान राम गोपाल भैया ही हों और जनता की भी ये मांग है। अभी किस तरह से देख रहे हैं आप पॉलिटिकल करियर जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के, उनके लिए आगे के लिए क्या प्लान हो रहा है जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से? कोरोना काल में पूरा देश प्रभावित था, पर आप यकीन जानिए जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी के समस्त कार्यकर्ता लगातार उस 1 साल में जनता की मदद करने के लिए आगे आते रहे। हमारे संगठन के लोग लगातार कोविड पेशेंट से लेकर जो मजदूर आए उनको उनकी सरहद के बाहर पहुंचाने तक की जवाबदारी हर संगठन का कार्यकर्ता लगातार निभाता रहा। और यही कारण है कि कोविड के क्षेत्र में धमतरी ने बहुत अच्छा काम किया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे कार्यकर्ता, संगठन के सभी कार्यकर्ता उस विपदा में अपने घरों में नहीं बैठे, जनता के बीच थे। जो भी जरूरत धमतरी जिले के लोगों को पड़ी उसकी पूर्ति के लिए लगातार रोड पर थे और काम करते हुए थे। यही कारण है कि मैं प्रदेश संगठन के हिसाब से बात करना चाहूंगा। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष का मेरे को इसका इनाम भी मिला था कि आपने कोविड में बहुत अच्छा काम किया। तो रेशमा खान जी मेरे साथ हैं, मैं सीधा उनके पास चलता हूं। रेशमा जी, वन अधिकार पट्टा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है एक आदिवासी समाज को सरकार से जोड़ने के लिए। सरकार की अपेक्षाएं जनता से रहती, लेकिन जनता की अपेक्षा खासतौर से वो आदिवासी समाज जो अपनी बात कह नहीं पाता, वो जो समाज के लोग हैं वो बहुत ज्यादा फ्रंट पे आ नहीं पाते, योजनाओं की जानकारी उनको होती नहीं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे आदिवासियों के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर है वन अधिकार पट्टा? वर्षों से जो पारंपरिक रूप से वनवासी हमारे इन जो वन भूमि है उसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश उनका उस पर अधिकार नहीं था। तो इन वन अधिकार पत्रों के माध्यम से जो भी कार्य वे कर रहे थे परंपरागत रूप से, आज वे बिल्कुल बिना किसी डर के उनका उपयोग कर सकते हैं, चाहे वे गौण वनोपज की बात हो या निस्तार अधिकार हो या फिर अपने जो भी हमारे सामुदायिक वन संसाधन हैं उनके मैनेजमेंट का, उनका संरक्षण का, उनका पुनर्जीवन की बात है। आज हमारे सारे वनवासी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय इन वन अधिकार पत्र वितरण को ही जाता है। सबसे पहले देवेंद्र जी आपसे ही मैं सवाल करना चाहूंगा कि जो जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई चीजें अभी भी ऐसी है जो हम सीधे धमतरी में ना करके अन्य जो जैसे राजधानी रायपुर है और जो पास के जिले हैं उसके लिए उस पर निर्भर रहते हैं। जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे कोविड काल के दौरान हमने जो 2 वर्ष तक जो हमने धमतरी जिले में विकास किया है, चाहे वो शासकीय स्वास्थ्य सेवाएं हैं या निजी संस्थाएं हैं, उन सब ने जो शासन के निर्देश हैं उसका बहुत अच्छे से अनुपालन किया। और सबसे पहले हमने अपने अस्पतालों में जो ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, जिसको हम फ्री ऑक्सीजन सप्लाई कहते हैं, उसका हमने सर्वप्रथम निर्माण किया। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको जिले के लिए सबसे अधिक आवश्यकता लगती है जिसकी? नहीं, कोरोना को लेकर या किसी भी प्रकार के उससे होने वाले जो संक्रमण या उससे होने वाले जो भी तकलीफ है या उसके कॉम्प्लिकेशंस है, उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के उपकरण, औषधियां या किसी भी प्रकार की जो है वो आईसीयू की आवश्यकता नहीं है। वो हमने पहले से स्थापित करके रखा हुआ है। और अगर जो है अभी आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, कोरोना के मरीज आते हैं, तो हम उन्हें समुचित स्वास्थ्य सुविधा निरंतर उपलब्ध करा सकते हैं। हम सक्षम हैं।
धन्यवाद आपका। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा युगल कौशिक जी, आप जिला अस्पताल में सिविल सर्जन है, कितनी बड़ी भूमिका है जिला अस्पताल की धमतरी में? आज हमारे पास ओपीडी की संख्या 600 के आसपास है। पूरे जिले, हमारा जिले के अलावा अगल बगल 3-4 जिला और वहां के मरीज आते हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। आईपीडी अंतः रोगी जो भर्ती होते हैं वो 60 से 65 के बीच डेली का है। और सारे उसके साथ साथ हमारे यहाँ रेडियोलॉजी में अभी आ गए हैं नियमित चिकित्सक, वो सोनोग्राफी की सुविधा दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जिनको पहले हमारे पास सुविधा नहीं थी, उनको बाहर हायर करके हमने सुविधा प्रदान करते थे, वो आज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जिला अस्पताल में हो रहा है। अभी निकट भविष्य में जैसे सीएमओ साहब ने बताया कि डायलिसिस यूनिट भी 1-2 महीने के भीतर अभी होने वाला, वो चालू है कार्य वो, तो 2 महीने बाद यहाँ की जनता को और आसपास के जिले के जो भी लाभान्वित मरीज हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस भी चालू करने वाले हैं। और उसी तहत में राज्य शासन की मंशा अनुसार कोविड की यदि संभावना यदि होती है तो यदि, हालांकि टेस्टिंग सब हो रहा है, वैक्सीनेशन भी हमारे यहाँ शुरू है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। यदि कोई विकट स्थिति आती है तो उसके लिए निपटने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। पूरी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, उपकरण हैं जैसे सर ने बताया। और ट्रामा यूनिट के लिए भी एक शासन स्तर पे जो प्लानिंग की गई है उसकी रूपरेखा दे करके हमने राज्य शासन को प्रारूप भेजा है प्रतिवेदन को।